नमस्कार दोस्तों, आज हम बीएससी फाइनल मैथ्स का एक नया चैप्टर नियतन समस्याएं असाइनमेंट प्रॉब्लम्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि नियतन समस्याएं किसे कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी एलपीपी के अंदर, किसके अंदर, किसी भी एलपीपी के अंदर विभिन्न स्रोत जैसे मुद्रा हो सकती है, क्या, जैसे मुद्रा है, मशीन है, और स्थान भी हो सकता है, और क्या, समय भी हो सकता है। एलपीपी के अंदर मुद्रा, मशीन, स्थान और समय जो कि हमें रैखिक समीकरण या असमीकरणों के रूप में दिए हुए होते हैं। और इन प्रतिबंधों को संतुष्ट करने के लिए हमें क्या होता है, अधिकतम लाभ प्राप्त क्या हो, अधिकतम तो क्या हो, लाभ प्राप्त हो, या फिर क्या हो, न्यूनतम लागत हो, क्या हो, न्यूनतम लागत हो ज्ञात की जाती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम यहाँ एक विशेष प्रकार की या विशिष्ट प्रकार की, क्या, एक विशिष्ट प्रकार की समस्या को हल करेंगे। एक क्या करेंगे, हमें एक विशिष्ट प्रकार की समस्या को हल करेंगे, और जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न कार्यों को उतने ही व्यक्तियों द्वारा न्यूनतम वेतन, क्या, न्यूनतम तो वेतन होना चाहिए, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, अधिकतम क्या हो, लाभ के साथ, अधिकतम लाभ के साथ अर्जित करते हुए संपन्न करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे व्यक्तियों को कार्य दिए जाएंगे। यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर व्यक्ति है, यहाँ पर व्यक्तियों को क्या मिलेगा, कार्य दिया जा सकता है, या फिर ड्राइवरों को क्या दिया जा सकता है, ट्रंक मिल सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है, ट्रंक को मार्ग दिए जा सकते हैं, या फिर कक्षाओं को क्या मिल सकते हैं, कमरे आदि क्या करने होंगे, आवंटित करने होंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए n कार्यों को करने के लिए, क्या, n कार्यों को करने के लिए हमारे पास n व्यक्ति उपलब्ध है, क्या है, n व्यक्ति ही क्या है, उपलब्ध है। तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक कार्य विभिन्न क्षमताओं से संपन्न करना होता है। मान लीजिए अगर आए हुए व्यक्ति को, क्या, आए हुए व्यक्ति द्वारा कोई भी जेवा कार्य किया जाता है, क्या, कोई भी आए हुए व्यक्ति द्वारा जेवा कार्य किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर अगर लागत क्या है, अगर इसके अंदर लागत हमारी CIJ आती है, लागत हमारी कितनी आती है, CIJ आती है, तो किस व्यक्ति को कौन सा कार्य दिया जाए ताकि कुल लागत क्या हो, हमारी कुल लागत क्या हो, हमारी न्यूनतम CIJ हो, न्यूनतम क्या हो, CIJ हो। इसे ही हम क्या कहते हैं, लागत या प्रभाविता मैट्रिक्स बोल सकते हैं। इसे हम क्या बोल सकते हैं, लागत या प्रभाविता मैट्रिक्स। और प्रत्येक व्यक्ति का ये मुख्य टारगेट रहता है कि लाभ है वो तो अधिकतम से अधिकतम कमाया जाए, और लागत है वो क्या हो, न्यूनतम से न्यूनतम हो। तो यहाँ पर इस तरह से मैनेजमेंट किया जाता है कि हमारे पास लागत तो क्या हो, न्यूनतम हो, लेकिन लाभ हमें क्या मिले, अधिकतम से अधिकतम मिले। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, नियतन समस्या का कोई भी क्वेश्चन हो तो यहाँ पर देखिए, अगर प्रश्न के अंदर न्यूनतम या फिर कम से कम हो तो प्रश्न में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना होगा। हमें क्या करना होगा, अगर प्रश्न के अंदर न्यूनतम या कम से कम हो तो कोई नो चेंज होगा, यहाँ पर क्या होगा, नो चेंज। लेकिन क्या हो, प्रश्न में यहाँ पर देखिए न्यूनतम समय भी हो सकता है, लागत भी हो सकती है, और कुछ भी कार्य हो सकता है। लेकिन अगर प्रश्न के अंदर अधिकतम हो, और अधिकतम हो, राजस्व भी हो सकता है, समय हो सकता है, लागत भी हो सकती है। तो दी गई समस्या के सभी अवयवों को पहले हमें क्या करना होगा, -1 से क्या कर देना होगा, मल्टीप्लाई कर देना होगा स्टूडेंट्स।
क्या कर देना होगा, सभी अवयवों को -1 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर नियतन समस्या को हल करने की विधि, और यहाँ पर देखिए निर्दिष्ट कलन विधि, और उसके अंदर हम पहली विधि, यहाँ पर कौन सी विधि, पहली विधि, और उस विधि का नाम है हंगेरियन विधि। कौन सी विधि, हंगेरियन विधि का हम क्रिया विधि के साथ प्रश्न को भी क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है, बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर सीधा 4 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन है वो थ्योरी के रूप में पूछा जाता है, या तो ऐसा पूछा जाएगा हंगेरियन विधि को बताइए या समझाइए, या फिर हंगेरियन विधि के अंदर एक शून्य निर्दिष्टीकरण टॉपिक लगता है। शून्य निर्दिष्टीकरण वो क्वेश्चन है, वो बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर 2017 और 18 के अंदर पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, अगर शून्य निर्दिष्टीकरण भी पूछा जाता है तो हमें यहाँ से स्टेप है वो स्टार्ट करनी होंगी। तो देखिए स्टेप फर्स्ट, सर्वप्रथम लागत मैट्रिक्स, और हमारी लागत मैट्रिक्स क्या आई थी, हमने पीछे पढ़ा था CIJ, क्या CIJ की प्रत्येक पंक्ति, यहां पर देखिए स्टूडेंट्स से प्रत्येक पंक्ति को क्या करना होगा, न्यूनतम अवयव को उसी पंक्ति के प्रत्येक अवयव से घटाकर यहां पर सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा, पंक्ति समानित या संकुचित मैट्रिक्स प्राप्त करते हैं। कौन सी मैट्रिक्स प्राप्त करेंगे, सर्वप्रथम पंक्ति समानित या संकुचित मैट्रिक्स से प्राप्त करेंगे। यहां पर हम साथ में एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमें इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ मिलेगा। अगर देखिए यहां पर टास्क मतलब कार्य, यहां पर ABC 4 कार्य है, और यहां पर सबऑर्डिनेट्स मतलब व्यक्ति है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ व्यक्ति तक दिए हुए हैं। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम यहां पर क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, अगर ए व्यक्ति है, यहां पर फर्स्ट व्यक्ति है, अगर फर्स्ट व्यक्ति को ए कार्य दिया जाए तो कितने घंटे लगते हैं, 8 घंटे लगते हैं, और वही सेकंड व्यक्ति को अगर ए काम देते हैं तो 26 घंटे लगते हैं, और वही कार्य थर्ड व्यक्ति को हम देते हैं तो ए कार्य को करने में कितने घंटे लगते हैं, 17, और चतुर्थ को देते हैं तो 11 घंटे लगते हैं। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा कि यहाँ पर समय है वो क्या लगे, कम से कम लगे, ताकि हमारा लागत क्या हो, कम हो, और लाभ हमें क्या मिले, अधिकतम से अधिकतम मिले। तो इस प्रकार का मैनेजमेंट करने के लिए यहाँ पर देखिए इस हंगेरियन विधि की सहायता से हम किस प्रकार से लाभ है ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, पंक्ति संकुचित मैट्रिक्स प्राप्त करनी होगी। कौन सी मैट्रिक्स है, पंक्ति संकुचित मैट्रिक्स। यहाँ पर सारणी फर्स्ट के अंदर देखिए स्टूडेंट्स ABCD ठीक इसी प्रकार से लिख लेंगे, और यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम हम पंक्ति के अंदर 8, 26, 17 और 11 ये घंटे दिए हुए हमें, मानव घंटे। तो यहाँ पर सबसे न्यूनतम मान कौन सा है स्टूडेंट्स, 8 है। तो क्या करना होगा हमें, 8 प्रत्येक अवयव में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 8 - 8 हमारा मान कितना मिला, 0। अब देखिए 26 में से 8 निकालेंगे तो हमारा मान कितना निकल कर आएगा, 18 निकल कर आएगा। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स 17 - 8 तो कितना मान निकल कर आता है, 9 मान निकल कर आता है, और 11 - 8 तो यहां पर हमारा मान कितना निकल कर आता है, 3 निकल कर आता है। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर द्वितीय पंक्ति में से ठीक इसी प्रकार द्वितीय पंक्ति में से भी वो भी न्यूनतम मूल्य क्या करना होगा, हमें घटाना होगा। तो यहां पर न्यूनतम मूल्य कितना है हमारा, 4 है। तो न्यूनतम मूल्य घटा देंगे, 13 - 4 कर देंगे, 28 - 4 भी कर देंगे, और 4 में से 4 घटा देंगे, और 26 में से 4 घटा देंगे। तो यहाँ पर 13 - 4 कितना मान बचेगा, 9, और 28 - 4 24, और 4 - 4 कितना मान आएगा, 0, और 26 - 4 हमारा मान कितना निकल कर आएगा, 22। ठीक इसी प्रकार तृतीय पंक्ति के अंदर कर देंगे, और तृतीय पंक्ति के अंदर न्यूनतम मान कितना है हमारा, 15 है। तो प्रत्येक अवयव में से क्या घटा देंगे, हम 15 घटा देंगे, और 15 घटाने के बाद में 38 - 15 23 मान निकल कर आता है। 19 - 15 कितना मान निकल कर आएगा, 4 निकल कर आएगा, और 18 -
15 कितना मान निकल कर आएगा 3, और 15 माइनस 15 और कितना मान निकल कर आएगा 0 मान निकल कर आएगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स, इसी प्रकार चतुर्थ पंक्ति में से न्यूनतम अवयव को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 19 माइनस 10 9, 26 माइनस 10 16, 24 माइनस 10 14 मान, 10 माइनस 10 कितना मान निकल कर आएगा 0। इस प्रकार से हमें सारणी फर्स्ट प्राप्त हो जाती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड स्टेप के अंदर हमें क्या करना होगा, सारणी फर्स्ट की सहायता से अब हमें स्तंभ संकुचित मैट्रिक्स प्राप्त करना होगा। सारणी में हमने जो का त्यों काम पंक्ति के अंदर किया है वो का वो काम यहाँ पर स्तंभ के अंदर क्या करना होगा, हमें संकुचित करनी होंगी इसे। और देखिए स्टूडेंट्स, आप अगर इसे यहाँ प्रथम क्वेश्चन के अंदर स्तंभ में से मत घटा देना। यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, सारणी फर्स्ट के अंदर जो मान आता है उसका क्या करना है, स्तंभ संकुचित करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रथम स्तंभ के अंदर सबसे न्यूनतम वैल्यू क्या है हमारी 0 है। अगर 0 माइनस 0 तो 0 आएगा, 9 में से 0 घटाएंगे तो भी क्या आएगा 0। किसी भी संख्या में से 0 घटाने पर कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर प्रथम स्तंभ है वो S2 आ जाएगा 0 9 23 और 9। इस प्रकार से मान निकलने के बाद में द्वितीय स्तंभ है वो भी क्या करेंगे, हम संकुचित करेंगे। और द्वितीय स्तंभ संकुचित किस प्रकार से करेंगे, 18 24 4 और 16, इसमें से सबसे न्यूनतम मान हमारा कितना है 4 है। न्यूनतम मान कितना है 4, तो यहाँ प्रत्येक अवयव में से 4 घटा देंगे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 18 माइनस 4 तो मेरा मान निकल कर आता है 14, 24 माइनस 4 20, 4 माइनस 4 0 और 16 माइनस 4 मान कितना निकल कर आएगा 12। ठीक इसी प्रकार तृतीय स्तंभ में सबसे न्यूनतम अवयव क्या है 0, और 0 घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 9 0 3 और 14 S2 स्तंभ लिख देंगे। यहाँ पर चतुर्थ स्तंभ के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे न्यूनतम वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3 22 22 0 और 0। इस प्रकार से हमें सारणी सेकंड प्राप्त हो जाती है। क्या है, सारणी क्या होगी, सेकंड प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया 2017 और 18 के अंदर शून्य निर्दिष्टीकरण को समझाइए या आवंटित कीजिए। यह क्वेश्चन बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर 17-18 के अंदर पूछा गया है और आगे भी भविष्य के अंदर पूछा जा सकता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, शून्य निर्दिष्टीकरण होता क्या है। सारणी सेकंड के अंदर, सारणी सेकंड तक स्तंभ संकुचित करने के बाद में हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। उसके बाद में हमें क्या करना होगा, देखिए स्टूडेंट्स, सारणी सेकंड में मैट्रिक्स की प्रथम पंक्ति, कौन सी, प्रथम पंक्ति से प्रारंभ करते हुए केवल मात्र ठीक क्या करना होगा, एक शून्य वाली पंक्ति प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम सारणी सेकंड के अंदर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, शून्य देखना होगा, और वो भी क्या है, सिंगल शून्य होना चाहिए। सिर्फ क्या होना चाहिए, सिंगल शून्य। इस शून्य को एक वर्ग से बंद कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये प्रथम पंक्ति है हमारी और हमें यहाँ पर शून्य दिख रहा है, तो यहाँ पर इस शून्य को हम तृतीय सारणी के अंदर क्या कर देंगे, डब्बे के अंदर बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद में जिसको निर्दिष्ट या आवंटित किया जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर शून्य बंद हो जाने के बाद में इस प्रथम पंक्ति के अंदर शून्य के अंदर तो हमने बंद कर दिया, लेकिन यहाँ पर पंक्ति के अंदर शून्य को हमने बंद किया है। तो यहाँ पर कोई भी जिस पंक्ति के अंदर हम शून्य को बंद करते हैं और वहां पर स्तंभ के अंदर कोई शून्य मिल जाए हमें, तो वहां पर हम क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। आगे देखेंगे हम किस तरह से क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। आगे देखिए, इस शून्य के स्तंभ में, मैंने पहले ही बता दिया, स्तंभ में शेष अन्य शून्यों को क्रॉस चिन्ह की सहायता से क्या कर देंगे, काट देंगे, ताकि उन्हें अन्य प्रकार से आवंटित नहीं किया जा सके। अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे तृतीय सारणी के अंदर हम समझेंगे किस प्रकार से ये थ्योरी को लागू करेंगे। इस प्रकार केवल मात्र ठीक एक शून्य वाली सभी पंक्तियों का अवलोकन कर उक्त प्रकार आवंटित कर सकते हैं। सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा, प्रत्येक पंक्ति के अंदर क्या देखना होगा, सिंगल शून्य देखना होगा। सिर्फ क्या देखना होगा, सिंगल शून्य। उसके बाद में देखिए, ठीक इसी प्रकार प्रथम स्तंभ से प्रारंभ करते हुए एक अचिन्हित शून्य, जो भी यहां पर देखिए कोई डबल शून्य आ जाता है, तो एक शून्य तो हम
प्रथम पंक्ति से प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन डबल शून्य आने के कारण एक एस शून्य है वो क्या रह जाता है, अचिन्हित, मतलब ब्रैकेट के अंदर बंद नहीं होता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्तंभ प्राप्त करते हैं। इस शून्य को एक वर्ग से बंद कर देते हैं और जिसको आवंटित किया जाएगा। जो काम हमने पंक्ति के अंदर किया था वो काम क्या करना होगा, फिर स्तंभ के अंदर करना होगा। और स्तंभ के अंदर अगर हम शून्य को बंद करते हैं किसी ब्रैकेट के अंदर, तो पंक्ति के अंदर हमें कोई शून्य दिखाई देती है, और जो ब्रैकेट के अंदर नहीं आए हुए उसे क्या कर देंगे, हम क्रॉस के चिन्ह से काट देंगे। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, सारणी तृतीय के अंदर द्वितीय सारणी की सहायता से हमने मान है वो एज टू एज पहले से लिख लिए, और लिखने के बाद में हमें क्या करना होगा, देखिए शून्य निर्दिष्टीकरण करते हैं। शून्य निर्दिष्टीकरण के लिए यहां पर इसका मतलब ये हुआ, देखिए स्टूडेंट्स, प्रथम व्यक्ति को ए कार्य दिया जाता है, तो यहां पर इस तरह से ब्रैकेट के अंदर प्रदर्शित कर दिया है हमने। तो देखिए स्टूडेंट्स, शून्य मान है यहां पर 0, 14, 9 और 3। यहां पर शून्य केवल और केवल ए और फर्स्ट पर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्स्ट व्यक्ति को ए कार्य दिया जाता है तो हमारा कार्य है वो जल्दी कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने शून्य को क्या कर दिया है, इस तरह से ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया है, यहाँ पर है शून्य। और शेष यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह से बंद करने के बाद में यहाँ पर 9, 23 और 9, यहाँ पर कोई भी शून्य नहीं है, तो यहाँ पर कोई क्रॉस की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 9, 23 और 9। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, द्वितीय पंक्ति के अंदर केवल और केवल शून्य हमें यहां पर दिखाई दे रहा है, और ये शून्य है वो क्या है, तृतीय व्यक्ति को बी कार्य दिया जाए तो यहां पर हमारा क्या है, न्यूनतम मानव घंटे लगेंगे। क्या होंगे, न्यूनतम मानव घंटे लगेंगे। तो हमें लागत क्या होंगी, कम होगी, और लाभ क्या होगा, ज्यादा। तो इस प्रकार से मैंने यहां पर शून्य को क्या कर दिया है, आवंटित कर दिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके सीध में स्तंभ के अंदर हम कोई शून्य देखते हैं या नहीं, यहाँ पर कोई भी शून्य है नहीं, तो यहाँ पर क्रॉस चिन्ह की कोई जरूरत है नहीं। 3 और 14। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, सी के अंदर तृतीय पंक्ति के अंदर 2 शून्य आ जाते हैं, यहाँ पर भी शून्य और यहाँ पर भी क्या है, शून्य है। अब हमारे क्या हो जाती है, समस्या समस्यात्मक हो जाती है कि किस शून्य को हम आवंटित करें। अब यहाँ पर सेकंड व्यक्ति और फोर्थ व्यक्ति को 2, अब यहां पर सी कार्य, कौन सा कार्य, सी कार्य। तो कौन से व्यक्ति को कौन सा कार्य दिया जाए ताकि हमारा मानव घंटे है वो क्या लगे, सबसे कम लगे। तो यहां पर क्या हो जाती है, समस्यात्मक प्रश्न उठता है। तो यहां पर इस पंक्ति को हम एक बार छोड़ देते हैं, क्या करेंगे, छोड़ देते हैं। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, एक बार हमने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। अब छोड़ने के बाद में चतुर्थ पंक्ति के अंदर देखिए शून्य हमें यहां पर नजर आ रहा है। शून्य हमें क्या आ रहा है, फोर्थ व्यक्ति और डी कार्य, यहां पर क्या आ रहा है, शून्य नजर आ रहा है। तो हम इस शून्य को क्या कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। इस ब्रैकेट के अंदर बंद करने के बाद में यहां पर देखिए स्तंभ के अंदर हमें एक शून्य दिखाई दे रहा है जो यहां पर है, और इस शून्य के ऊपर हम इस तरह से क्या लगा देंगे, क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे, ताकि यहां पर यह कार्य किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित नहीं हो सके। अब देखिए स्टूडेंट्स, डी कार्य हमने वो चतुर्थ व्यक्ति को सौंप दिए, ताकि यहां पर देखिए चतुर्थ व्यक्ति को तीसरा कार्य नहीं दिया जा सके या सी कार्य को नहीं दिया जा सके। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर पंक्ति शून्य निर्दिष्टीकरण हो जाने के बाद में हम सारणी 4 बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सारणी फोर्थ। अब सारणी फोर्थ के अंदर ये मान तो एज टू एज आएंगे, यहाँ पर मान के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अब हमें क्या करना होगा, ये शून्य निर्दिष्टीकरण तो पहले से किए हुए हैं हमारे। अब देखिए स्टूडेंट्स, सिर्फ बचा क्या है, यहां पर पहले ये देखेंगे कि स्तंभ के अंदर शून्य कहां पर है। तो यहां पर स्तंभ के अंदर एक ही शून्य है जो कि पहले से क्या है, ब्रैकेट के अंदर है, बंद है। तो यहां पर कोई चेंज करने की जरूरत है नहीं। तो आगे क्या करना होगा हमें, अब देखिए स्टूडेंट्स, द्वितीय स्तंभ के अंदर यहां पर हमें एक शून्य नजर आ रहा है। क्या मिल रहा है हमें, एक
शून्य नजर मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए इस शून्य को भी क्या कर देंगे, हमें आवंटित कर देंगे। इस शून्य को आवंटित करने का अर्थ ये हुआ कि हमें सेकंड व्यक्ति को सी कार्य दिया जाएगा। सेकंड व्यक्ति को कौन सा कार्य दिया जाएगा, सी कार्य दिया जाएगा। और यहाँ पर अब हम ये देखेंगे स्तंभ के अंदर शून्य आवंटित किया है, तो यहाँ पर पंक्ति के अंदर कोई शून्य नजर आ रहा है क्या हमें, तो यहाँ पर शून्य नजर आ रहा है। तो इसको भी क्या कर देंगे हम, ये पहले से कटा हुआ है, क्या हुआ है, पहले से कटा हुआ है, तो यहाँ पर कोई शून्य नजर आ ही नहीं रहा है और ये पहले से ही क्या है, आवंटित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रत्येक पंक्ति और स्तंभ के अंदर एक कार्य है वो आवंटित हो चुका है। क्या है, प्रत्येक पंक्ति चाहे देखो, प्रत्येक पंक्ति देखो चाहे या प्रत्येक स्तंभ देखो, उसके अंदर एक कार्य है वो क्या है, आवंटित हो चुका है। अगर आवंटित किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अंदर कोई कार्य आवंटित नहीं होता तो आगे की प्रोसेस जारी रखते, और वो भी किस प्रकार से, इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हम आगे वीडियोस के अंदर अध्ययन करेंगे। यहां पर देखिए इस सारणी के अंदर फोर्थ के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक कार्य दे दिया जाता है, तो यहां से हमारा हल निकल कर आ जाता है। तो देखिए यहां पर व्यक्ति है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ है, कार्य ए। अब कार्य किस प्रकार से दिए जाते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, प्रथम व्यक्ति है, कौन सा व्यक्ति है, प्रथम व्यक्ति, और यहाँ पर प्रथम व्यक्ति के अंदर शून्य को यहाँ पर आवंटित किया है हमने, तो यहाँ पर इसका मतलब लिया कि प्रथम व्यक्ति को ए कार्य दिया जाएगा। कौन सा कार्य दिया जाएगा, ए, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, ए। अब देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड व्यक्ति को कौन सा कार्य दिया जाए ताकि क्या है, समय लागत कम हो, तो यहाँ पर सी कार्य देना होगा। कौन सा कार्य, सी कार्य, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, सी लिख दिया है। और तीसरे व्यक्ति को कौन सा कार्य देना होगा, यहाँ पर बी कार्य देना होगा, क्योंकि बी के सिद्ध में शून्य है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, बी लिख दिया। ठीक इसी प्रकार चतुर्थ व्यक्ति को कौन सा कार्य दिया जाए ताकि मानव घंटे सबसे कम लगे, तो यहाँ पर डी कार्य है वो दिया जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के अंदर हमें जो मान जहां पर दिए हुए थे वहां की सहायता से हम क्या लिख देंगे, आंसर लिख देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना होगा, यहां से शून्य, यहां पर प्रथम व्यक्ति को कौन सा कार्य दिया है, शून्य, तो उसको कितने घंटे समय लगता है, देखिए स्टूडेंट्स कितने, 8, तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। तो देखिए दूसरे व्यक्ति को डी कार्य दिया जाता है और सी कार्य दिया जाता है, और सी को कितने घंटे लगते हैं, देखिए स्टूडेंट्स 19, तो यहां पर मान भी मैंने कितना रख दिया है, 19 रख दिया है। कितना रख दिया है, 19। ठीक इसी प्रकार तीसरे व्यक्ति को बी कार्य दिया जाता है। कौन सा, बी, तो यहां पर कितने घंटे समय है, तो यहां पर 4 है, और 4 होने के कारण मैंने यहां पर भी मान कितना रख दिया है, 4 रख दिए। ठीक इसी प्रकार चतुर्थ व्यक्ति को डी कार्य दिया जाता है, और यहाँ पर कितने घंटे समय लगता है, 10 घंटे समय लगता है, तो यहाँ पर मान मैंने कितना रख दिया है, 10। इस प्रकार समस्या का स्तंभ हल, स्तंभ बोले तो मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमारा टारगेट मुख्य क्या रहता है, लाभ तो हमें क्या हो, अधिक से अधिक हो, लेकिन लागत क्या हो, कम से कम हो। यहाँ पर क्वेश्चन है वो घंटे या समय पर है, तो यहाँ पर क्या होगा, कम समय में ज्यादा काम करे व्यक्ति, तो उसी को इस प्रकार से कार्य क्या किए जाते हैं, आवंटित किए जाते हैं। तो यहाँ पर इस समस्या के अंदर सबसे ज्यादा लाभ मिले और सबसे कम मानव घंटे लगे, तो इस प्रकार से हमें कार्य क्या करने होंगे, आवंटित करने होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 8, 19, 4 और 10, इस प्रकार 41 मानव घंटे हमें क्या करने होंगे, लगाने पड़ेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है वो किस प्रकार का है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये आपकी बुक का एग्जाम्पल फर्स्ट है। यहाँ पर अब देखिए स्टूडेंट्स, एक विभागीय अध्यक्ष के अधीन 4 कार्य करता है, और 4 कार्य क्या करना है, हमें संपन्न करने हैं, और कार्यों का कठिनाई स्तर और कार्यकर्ताओं की क्षमता भिन्न भिन्न है।
अलग अलग व्यक्ति है वो अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। प्रत्येक कार्य को करने हेतु प्रत्येक व्यक्ति द्वारा लिया गया अनुमानित समय निम्न प्रभावित मैट्रिक्स में दर्शाया गया है। कोई व्यक्ति है वो अनुमान लगाकर ये बताता है कि मैं इतने घंटे में इतना कार्य कर दूंगा। तो विभिन्न कार्य प्रत्येक व्यक्ति को किस प्रकार निर्धारित किए जाएं कि कार्य संपन्न करने में कम से कम क्या हो, समय हो। और प्रत्येक व्यक्ति का यही उद्देश्य होता है कि हमें क्या हो, सबसे कम समय के अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करवा सकूं। इस तरह से अगर हम मैनेजमेंट करना हो तो यहाँ पर हम हंगेरियन विधि की सहायता से सर्वप्रथम पंक्ति समानित मैट्रिक्स प्राप्त करते हैं, फिर स्तंभ मैट्रिक्स प्राप्त करते हैं और फिर इसका क्या करते हैं, शून्य निर्दिष्टीकरण। शून्य निर्दिष्टीकरण का अर्थ यहाँ पर यह हुआ कि कौन से व्यक्ति को कौन सा कार्य दिया जाए ताकि क्या हो, न्यूनतम समय लगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और अगले वीडियोस के अंदर हम आगे देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी पंक्ति या प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ के अंदर अगर कोई कार्य आवंटित नहीं किया जाता है तो आगे हम किस प्रकार से न्यूनतम रेखाएं खींचेंगे और फिर किस प्रकार से कोई मान घटाएंगे या बढ़ाएंगे, अगले वीडियोस के अंदर हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।